लेट वी स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर। बेटा हमने पिछले दिन रात को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा। वॉज एन इजी टॉपिक, मुश्किल नहीं था। आज आपको एक और टॉपिक पहले करवा रहा हूं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कल शाम से। कल जो शाम को क्लास होगी उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको एक कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर रोज क्लास में आता हूं, शुरू करता हूं कि ये जरूर पढ़ लेना क्योंकि पेपर में आएगा। तो ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना बेटा, ये तो डेफिनेटली पेपर में आएगा, ये आना ही है। जिनके पेपर हो चुके हैं वो इसको रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये पेपर में पूछा गया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन पेपर में आता ही है, दैट इज लियो शैटलर प्रिंसिपल। ठीक, जिसको लोग पढ़ाते ली चैटलर प्रिंसिपल। ठीक, इट इज नॉट एक्चुअली ली चैटलर प्रिंसिपल, इट इज लियो शैटलर प्रिंसिपल। देखो बेटे, बेसिकली फ्रेंच में ना ये फ्रेंच वर्ड है। एल ई का मतलब ली नहीं होता है, लियो होता है। और अगर एल डबल ई हो, जैसे हम बोलते हैं ना ली कूपर के शूज ले लिए, तो ली कूपर नहीं होता, वो ल्यू होता है। ठीक, और फ्रेंच में कभी भी आर प्रोनाउंस नहीं होता बेटे, इस वजह से ली शैटलियर नहीं बोलते, ली शैटले बोलते हैं। और उसी तरह से ल्यू कोप बोलते हैं, उसमें आर प्रोनाउंस नहीं करते, लियो कोपर नहीं बोलते भाई, ल्यू कोप बोलते हैं। ठीक, बट एनी हाउ प्रोनाउंसिएशन का ठेका मैंने नहीं ले रखा। तो मैं सिर्फ आपको लियो शैटलर प्रिंसिपल के बारे में बता रहा हूं, थोड़ा सा इधर ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीरियस टॉक है। इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू लियो शैटलर प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम कुत्ते की पूंछ है। क्या है? इक्विलिब्रियम कुत्ते की पूंछ है। सी, ये हमारा कुत्ता है और ये उसकी पूंछ है। ठीक, इट इज अ सीरियस टॉक। अब क्या है कि ओजस्वी इस पूंछ को सीधी करना चाहता है। ठीक, ओजस्वी इस पूंछ को सीधी करना चाहता है, तो ओजस्वी ने क्या किया? मैंने बोला सीरियस टॉक। ठीक, क्या किया उसने इसको पाइप में डाल दिया। कुत्ते की पूंछ को किसमें डाल दिया? पाइप में डाल दिया, ताकि पूंछ सीधी हो जाए। हुआ क्या? हुआ ये कुत्ता ही टेढ़ा हो गया, पर पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी है ना बेटा। इट्स अ सीरियस थॉट। इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो पूंछ थी ना, पूंछ, कुत्ते की पूंछ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना भाई। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया हमारा, और कुत्ता हमारा हो गया रिएक्शन। कुत्ता क्या हो गया? रिएक्शन। ठीक है भाई। अब तुमने क्या किया? कुत्ते की पूंछ यानी इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज लाने की कोशिश की। ठीक, ओजस्वी ने इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज लाने की कोशिश की, तो रिएक्शन यानी कुत्ता अपने आप इस जगह पे शिफ्ट हो गया ताकि जो चेंज किया वो खत्म हो जाए। चेंज हो ही ना। देखो, कुत्ता नीचे नहीं आया, ऊपर को ही गया, ताकि उसकी पूंछ ऊपर की साइड को ही रहे। पहले भी ऊपर वाली साइड थी ना। यानी कहने का मतलब, इसको अगर हम अंग्रेजी में डिफाइन कर दें तो ऐसा कह देंगे कि इफ इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब चेंज, कोई भी चेंज कर दे, कंसंट्रेशन में चेंज कर दे, प्रेशर में चेंज कर दे, वॉल्यूम में चेंज कर दे, टेम्परेचर में चेंज कर दे, कोई भी स्ट्रेस अप्लाई कर दे भाई, तो रिएक्शन itself shift in such a direction so as to undo the change imposed। मतलब अगर आप इक्विलिब्रियम पे कोई छेड़छाड़ करते हो, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने की कोशिश करते हो, तो रिएक्शन अपने आप उस साइड को शिफ्ट हो जाएगा कि आपका किया हुआ चेंज अनडू हो जाए, जीरो हो जाए, और इक्विलिब्रियम दोबारा से अचीव हो जाए। क्लियर? तो स्कूल में डेफिनेशन पूछी होगी लियो शैटलर प्रिंसिपल की पेपर में। ठीक, तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे whenever equilibrium is subjected to any stress, whenever equilibrium is subjected to any stress, the reaction itself
shifts in such a direction, shifts in such a direction to undo the change imposed. Change imposed यानी जब भी इक्विलिब्रियम पे कोई भी चेंज लाने की कोशिश करते हो, उस चेंज को खत्म करने के लिए रिएक्शन अपने आप शिफ्ट हो जाता है उस डायरेक्शन में कि जो चेंज तुम लाए हो वो अनडू हो जाए। ठीक जैसे सर ने बहुत पढ़ाने की कोशिश की है ना, तुम्हारा इक्विलिब्रियम टूटा नहीं, तुमने क्लासेस छोड़नी शुरू कर दी है ना भाई। क्या हुआ कि अगर कोई इक्विलिब्रियम पे शिफ्ट लाने की कोशिश कर रहा है तो रिएक्शन क्या होगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में जो चेंज लाने की कोशिश की जा रही है वो जीरो हो जाए। गॉट इट और नॉट? डेफिनेशन समझ में आई? पर क्या समझ में आया वो आगे समझाता हूं। देखो बेटे, तरह तरह के चेंजेस का इफेक्ट देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन के चेंज का इफेक्ट देखने की कोशिश करेंगे बेटा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन वो देखने की कोशिश करेंगे। मान लो एक रिएक्शन है हमारे पास कि रिएक्टेंट्स जो है दे आर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स आर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स एंड देयर इज एन इक्विलिब्रियम। अब जब इक्विलिब्रियम आ गया, हमने क्या किया, हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को इंक्रीज कर दिया। ठीक, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बेटे मैंने इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि जो इंक्रीज कंसंट्रेशन थी वो कम हो जाए। और वो कम कैसे हो बेटा? हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि जो कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई वो कम हो जाए? बेटा रिएक्शन प्रोडक्ट वाली साइड चलना शुरू हो जाएगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएंगे, आपने जो कंसंट्रेशन डाली वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी, चेंज अनडू होना शुरू हो जाएगा। समझ में आई? तो इफ increase in the concentration of reactant makes reaction to move towards more, या बोलो move towards products। ठीक, so reaction moves towards products। towards product का मतलब more and more products will be formed। more and more products will be formed। ठीक है, ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? उससे क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट्स की बढ़ाई थी वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाने से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल अगेन बी अटेन्ड। समझ में आई? अब मान लो आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दी। ठीक, दूसरी बात क्या की, डिक्रीज कर दी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम कर दी तो क्या होगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाने के लिए रिएक्शन किस साइड को जाएगा, ऑब्वियसली रिएक्टेंट वाली साइड, यानी बैकवर्ड आ जाएगा। कि आपने कंसंट्रेशन कम की थी, वो कंसंट्रेशन दोबारा से उतनी हो जाए तो रिएक्शन विल कम बैकवर्ड्स। तो ऐसे केस में रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। गॉट इट और नॉट? बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, पर बेटा एक रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट ही थोड़ी है, प्रोडक्ट भी तो है, हम उसके साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। मान लो आपने क्या किया, आपने इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कर दिया। बेटा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को आपने इंक्रीज कर दिया। अगर बच्चों प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो उसको कम करने के लिए क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, रिएक्टेंट वाली साइड चला जाएगा। ठीक, यानी रिएक्शन मूव्स
टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स यानी बैकवर्ड्स, यानी कि बैकवर्ड्स, ताकि जो प्रोडक्ट आपने बढ़ाए वो क्या हो जाए, कम हो जाए भाई, वो कम हो जाए। समझ में आई बात? सिमिलरली अगर आपने क्या किया, प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको निकालते चले गए, बाहर निकालते गए, यानी उसकी कंसंट्रेशन को कम करते चले गए, तो अगर आपने डिक्रीज किया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, बेटा आपने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया, नाउ व्हाट विल हैपन, आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया तो रिएक्शन कहां आएगा, और प्रोडक्ट बनाने की तरफ, यानी इट विल, रिएक्शन विल मूव, रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, रिएक्शन मूव टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बोलो बेटे, कंसंट्रेशन का इफेक्ट समझ में आता है कि नहीं आता है? अच्छे से क्लियर होता है ओजस? सभी को आ गया बेटा? अब यहां पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो कहते हैं कि ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं, है ना भाई? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तो रोटी खाने से भी दांत खराब हो जाते हैं, बल्कि मैं कहूं कि रोटी खाने से ज्यादा दांत खराब होते हैं। मालूम क्यों? देखो बेटा, बेसिकली अगर हमारे टीथ में कुछ फंस जाए ना, हमारे कहीं पे भी टूथ में कहीं पे भी कुछ फंस जाए, तो हमारी जो टंग है ना, वो अपने आप नेचुरल स्कैवेंजर है ना, अपनी टंग ना वहां को अपने आप जाती रहती है ना, कुछ फंसा ना तो बस टंग उसी साइड को घुसी रहेगी जब तक वो निकल ना जाए, और आपके दिमाग को शांति भी नहीं मिलेगी जब तक वो निकल ना जाए। आपकी टंग भी वहां जाएगी, आपका हाथ भी वहां जाएगा, इजंट इट? ऐसा होता है ना भाई? तो चॉकलेट तो ऐसा होता है कि भी मेल्ट कर जाती है इजीली, और टंग उसको इजीली साफ भी कर देती है आपके टीथ से। पर कभी मान लो कोई सॉलिड चीज फंस जाए, ठीक है ना, अब वो आसानी से मेल्ट तो होगी नहीं, ठीक, और वो फंस जाएगी तो वो फंसी रहेगी। क्लियर? ऐसे केस में दांत ज्यादा खराब हो सकते हैं। कैसे खराब हो सकते हैं समझो। हमारे जो दांत है, ठीक, हमारा जो टूथ है वो एक स्पेशल केमिकल से बना है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इससे मिलके हमारा दांत बना हुआ है। बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की अगर हम बात करें ना बच्चे, तो बेसिकली इसका रॉ सा फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, जरूरत नहीं है, रॉ सा फॉर्मूला इसका होगा कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम बाइफॉस्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं मेन कंपोनेंट लिख रहा हूं, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं। कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसी चीजें मिलकर दांत बनाती, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट बनाती है। बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H पॉजिटिव, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में बेटा ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है ये आयोनाइज हो जाता है, यानी इसके आयन बन जाते हैं। इट आयोनाइजेस, इट आयोनाइजेस, यानी कि अगर इसमें मैंने H पॉजिटिव डाल दिया, कैल्शियम आयंस अलग हो जाएंगे, फॉस्फेट आयंस अलग हो जाएंगे, ठीक, हाइड्रोक्साइड आयंस अलग हो जाएंगे, एंड फ्लाई, ठीक, सारे आयंस अलग हो जाएंगे। अब क्या होता है अगर हम कोई स्टार्ची चीज खा लें? पहली बात, स्टार्च क्या होता है बेटे? स्टार्च को अगर हम बोले तो स्टार्च इज एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी जिसमें OH ग्रुप्स हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है, CHO, C डबल बॉन्ड O, ऐसे ग्रुप्स होते हैं स्टार्च के अंदर, या फिर आप बोलिए किसी भी स्टार्ची चीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट जिसमें भी होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बेटे हमारे मुंह का जो सलाइवा होता है ना, वो इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाता है, वो उसको ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाता है। अब मान लो दांतों में कोई चीज फंसी रह गई जो कि स्टार्ची थी या कार्बोहाइड्रेट वाली थी, और हमारे सलाइवा ने उसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया। एसिड से हमें H पॉजिटिव मिले, H पॉजिटिव मिले तो रिएक्टेंट बढ़ गए, रिएक्टेंट बढ़े तो रिएक्शन कहां चला गया? फॉरवर्ड। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड चला गया तो दांतों के क्या बन जाएंगे? आयंस, और आयंस हमारे सलाइवा के साथ अंदर है ना बेटा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? दांतों में डिके होना शुरू हो जाएगा कि नहीं? टूथ डिके होना शुरू हो जाएगा कि नहीं?
आप ज्यादा शुगर खाते हो, कहते हो चीनी खाने से दांत खराब होते, चीनी खाने का कोई मतलब नहीं है यार। कोई भी स्टार्ची चीज खाओगे तो ऐसा ही होगा, चीनी कार्बोहाइड्रेट है। अगर कोई चीनी का दाना फंस गया और वो निकला नहीं, तो हमारा सलाइवा उसको किसमें चेंज करेगा? एसिड में। एसिड जैसे बढ़ेगा तो रिएक्टेंट बढ़ेंगे, रिएक्टेंट बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट फॉरवर्ड हो जाएगा बच्चे, आयंस बन जाएंगे, इसलिए दांतों में कैरीज होनी शुरू हो जाती, कैविटीज होनी शुरू हो जाती। सर इसका मतलब अगर हम कैल्शियम, फॉस्फेट और हाइड्रोक्साइड वाले दांतों में डाल के रखें तो रिएक्शन वापस आ जाएगा क्या? नहीं बेटे, वो कंडीशन होती है कंपाउंड बनने की, ठीक, कंपाउंड बनने की एक कंडीशन होती है, पर ये जरूर है कि आयनाइज जरूर एसिड की प्रेजेंस में होता है, ठीक। इसलिए एसिड डालते ही आयनाइज होगा, आयंस बनेंगे और हमारा दांत टूटना शुरू, हमारा दांत डिके होना शुरू। कहते हैं ऑर्बिट खाने से दांतों की सेहत बरकरार रहती है ना भाई। कई तरह की च्युइंगम्स आती हैं, हैप्पीडेंट, ऑर्बिट, है ना भाई। कहते हैं दांत बिल्कुल सही रहते हैं। क्या सही है? यस बेटा, बिल्कुल सही है। उसका लॉजिक है। लॉजिक क्या है? ये जो जितनी भी आप ये देखेंगे ना, हैप्पीडेंट, ऑर्बिट, ऐसी वाली च्युइंगम्स देखेंगे, कभी इनके इंग्रेडिएंट पढ़िएगा। उन इंग्रेडिएंट में एक इंग्रेडिएंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। जनरली सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तो थोड़ा कड़वा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन बेसिक होता है, ठीक है। तो क्या होता क्या है, हमारे मुंह में जो सलाइवा एसिड बना रहा है, तो च्युइंगम से जो बेस मिलता है उस एसिड को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम। तो ये रिएक्शन ज्यादा कहां रहेगा? बैकवर्ड साइड, आयंस नहीं बनेंगे, है ना। तो सर ने तुम्हें एक फायदा दे दिया, च्युइंगम खाओ मजे से, है ना। मम्मी पापा अगर बोले च्युइंगम नहीं खानी चाहिए तो उनको केमिकली समझाया जा सकता है ना भाई, थ्योरेटिकली, कि नहीं ऑर्बिट खाने से दांत ठीक रहते हैं। बट एक बात और समझ ले, ज्यादा मत खाएं ऑर्बिट, क्योंकि ज्यादा खाएंगे ना तो पेट खराब हो जाएगा, ठीक। क्यों? सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पेट के लिए ठीक नहीं होता बेटा, ठीक है, स्टमक अपसेट कर देता है। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, हाँ आप जरूर च्युइंगम खा सकते हैं, पर उससे ज्यादा बेटर है कि रात को सोते समय ब्रश करके सोया करें, दैट इज फार बेटर, है ना भाई। हिंदुस्तान में ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है किसी में। अगर आप बोलो सर मैं 2 टाइम ब्रश करता हूं, मैं बिल्कुल बोलूंगा झूठ है, पॉसिबल नहीं। हिंदुस्तान में बहुत कम पॉसिबिलिटी, 99.9% घरों में दोबारा रात को कोई भी ब्रश नहीं करता, है ना। और कई तो मॉर्निंग में भी नहीं करते, जैसे अभी मेरे को बताया जा रहा है, ठीक। बट एनी हाउ, तो कहने का मतलब 2 टाइम ब्रश करोगे तो ये वाला इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कार्बोहाइड्रेट दांतों में इकट्ठे नहीं होंगे। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं? एक सिंपल सी बात और करते बेटा, बस व्हेन आई मीन बिजनेस, आई मीन बिजनेस। देखो बेटे, क्या है कि अगर मान लो एक कपड़ा है, उसको सुखाना चाहते हो और जल्दी सुखाना चाहते हो, है पार्टी में जाना, टाइम नहीं बचा, जल्दी सुखाना चाहते हो, आपने कपड़े को बाहर टांग दिया, वो सूखेगा। अगर उसके साथ फैन लगा दो, वो जल्दी सूख जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है भाई? फैन लगाने से जल्दी क्यों सूख जाता है? फैन सुखा देता उसको? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या है कि कपड़े के अंदर वाटर होता है, ठीक, और वाटर उससे ऊज आउट हो रहा होता है, बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी और वाटर जो उसके अंदर होता है, उसमें एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, ठीक। तो उस समय वो उस कपड़े के सूखने की रेट बहुत स्लो हो जाती है। अगर आप फैन चला के रखोगे तो फैन वाटर वेपर्स को बहा के ले जाता रहेगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के चक्कर में कपड़ा बाहर वाटर देता रहेगा। वो वाटर फैन की हवा बहा के ले जाती रहेगी, कपड़े से वाटर बाहर आता रहेगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। इस तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन होता रहेगा, कपड़ा धीरे धीरे सूखता चला जाएगा, बड़ी जल्दी सूख जाएगा। व्हाट इट और नॉट, है ना। तो विंडी डे में कपड़े जल्दी सूखते हैं देन दैट ऑफ अ स्टैग्नेंट डे, ठीक। विंडी डे में जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? वाटर वेपर जल्दी। हाँ जी बेटे, हाँ आज थोड़ा सा विंडी डे था, तो विंडी डे में विंड उसको बहा के ले जाएगी, इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं होने देगी, इस चक्कर में जल्दी 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 कपड़ा सूख जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें बोलता हूं कि ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है
ज्यादातर बच्चों को पेपर्स के पास लगता है हमें कुछ नहीं आता। 90% बच्चों को ऐसा लगता है पेपर में जाने से पहले हमें कुछ नहीं आता है, वी आर ऑल ब्लैंक। और खास करके केमिस्ट्री में तो ऐसे सोचते हैं यार कुछ नहीं आता, लेकिन जब आप पेपर लिखना शुरू करते हो पता नहीं चीजें कहां से उतरनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज एन इक्विलिब्रियम। अब तभी मैं कहता हूं, देखो आप लोगों को जब भी कई लोगों को जैसे प्रॉब्लम आती है ना रिकॉल करने में, तो बेटा मैं आपको ना एक छोटी सी बात समझाता हूं, ये तुम्हारी लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज हो सकती है अगर तुम करो। मैं बहुत सारे बच्चों को बताता हूं, करता कोई नहीं है, ठीक, पर जो कर लेना मैं गारंटी देता हूं कि उसकी मेमोरी इतनी सुपर हो जाएगी। जैसे आज मुझे बायोलॉजी छोड़े ना लगभग 20-22 साल हो गए हैं, येट मैं बायोलॉजी पूरी पढ़ा पाता हूं, ठीक। कभी अभी आएगा ना बायो का कोई टॉपिक तो आपको मैं बताऊंगा। बायो में उतनी महारत हो ऐसे नहीं हुई, पर मैंने वो नहीं कोई ऐसा रट्टा नहीं मारा हुआ है, कोई मेरे को याद नहीं है ऐसे चीजें, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई वो चीजें अपने आप बाहर आएंगी। कैसे आएंगी? देखो मैंने एक ना तरीका आजमाया, वो ये इक्विलिब्रियम पे बेस्ड, दुनिया सारी इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है बेटा। हमारा ना एक इक्विलिब्रियम होता है, क्या होता है हमारी बॉडी में दो, हमारा जो ब्रेन है ना दो पार्ट में बटा हुआ है, एक कॉन्शियस माइंड एक सब कॉन्शियस माइंड, ठीक। हम जो चीजें पढ़ते हैं ना बेटा रिसेंटली वो कहां जाती है? कॉन्शियस माइंड में। और जो चीजें पुरानी होती है ना दैट गोज इनटू सबकॉन्शियस माइंड, ठीक। तो क्या होता है कि जैसे ये यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, तो हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रह जाता है, पड़ा रह जाता है, पड़ा रह जाता है। अब जब हम इक्विलिब्रियम को आगे तरफ को लाने की कोशिश करते हैं ना, जब हमारे कॉन्शियस माइंड से चीजें बाहर आती हैं तो सबकॉन्शियस माइंड से चीजें यहां आती हैं, फिर उधर से बाहर आती हैं। जो पेपर पे लिखना शुरू करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड से इक्विलिब्रियम को उल्टा किया, सबकॉन्शियस माइंड से आगे आनी शुरू हो गई चीजें, अपने आप ही आता चला जाता है विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो फिर समझ में आता है यार हमारे को तो आता था यार, पेपर बहुत इजी था। पेपर इजी नहीं, तुम्हें आता ही सब कुछ था, बट ये कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस वॉज लो, ये प्रॉब्लम थी। क्लियर? तो बेसिकली क्या होता है, इसके लिए मैं तुम्हें मास्टर एक्सरसाइज बताता हूं ताकि तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा रहे। पेपर तो हो ही जाने हैं बेटा, ये तो आज करवा ही देना मैंने। एक काम करना, अगर कर सको, जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं अगर कर सको तो एक काम करना, और मैं गारंटी देता हूं आप आफ्टर 2 और 3 मंथ्स अपनी मेमोरी को देखना, चेक करना, ठीक। एक काम करना, रोज हमने कोई एक पैराग्राफ लेना है, कोई एक पैराग्राफ लेना है, ठीक। चाहे बायोलॉजी का ले लो, चाहे केमिस्ट्री का ले लो, चाहे फिजिक्स का ले लो, नहीं है यार कोई अलाव अलाव टॉपिक ले लो, पर वो होता है फायदा इसका कि अगर आप बायोलॉजी जैसे केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट ले लेना तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो आपने एक पैराग्राफ लेना है, सिर्फ छोटा सा, ये एक्सरसाइज सिर्फ 5 मिनट्स लेती, ज्यादा नहीं लेती है। छोटा सा एक पैराग्राफ लेना है, बुक का एक पैराग्राफ, उसको 1 रीडिंग में पढ़ना है। 1 रीडिंग समझे? उसमें बैक नहीं जाना है, उसमें बैक नहीं जाना है। आपने ऐसे पढ़ना है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन मूव्स टुवर्ड द प्रोडक्ट। भले ही समझ में आए नहीं आए, पर आपने बैक नहीं मुड़ना। कोशिश आपने करनी कि समझ में आए, लेकिन बैक नहीं मुड़ना। कई बार हम कैसे पढ़ते हैं, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हम एक लाइन पढ़ते फिर ओ समझ नहीं आया, दोबारा पीछे वापस करते हैं ना हम लोग। उससे हमारा काम जो 2 घंटे में होना होता है ना, वो 4 घंटे में होता है, क्योंकि हम एक एक लाइन को दोबारा दोबारा समझने की कोशिश करते हैं ना बेटा। अब देखो तुमने क्या करना है, तुमने वो पैराग्राफ लिया, ठीक, एक रीडिंग में उसको पढ़ा, वापिस गए तो इस एक्सरसाइज की वैल्यू 0 है। वापिस नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना, चाहे आए ना समझ में आए, आपने एक रीडिंग में आगे जाते रहना, जाते रहना, जाते रहना, पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है। उसके बाद एक पेज उठाना है, उस पैराग्राफ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद है एट वंस लिखनी है, ठीक। लिख लिया, देखो 5 मिनट में पैराग्राफ पढ़ा जाएगा, है ना। इतना बड़ा पैराग्राफ भी 5 मिनट में पढ़ा जाता है, एक बुक का पूरा पेज 2 मिनट लेता है भाई, ठीक। अगर एवरेज से सोचा जाए, आपने एक रीडिंग में पढ़ना है सिर्फ, तो 5 मिनट आपने पैराग्राफ पढ़ा, उसके नोट्स यानी कि जो जो तुम्हें याद है वो 2 मिनट में लिखे जाएंगे, क्योंकि सारा तो याद होगा ही नहीं, 2 मिनट में आप लिखेंगे वो। उसके बाद अगले 2 मिनट में आप मैच करो, कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट तो नहीं गई। फिर आपने उस पैराग्राफ को देखना और अपने नोट्स को देखना, देखना कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट तो नहीं गई, अगर छूट गई तो उसमें ऐड कर देनी। अब इसका फायदा सोचो। नंबर 1 फायदा, पहला फायदा तो ये हो गया, धीरे धीरे आपका दिमाग
इस तरफ अडेप्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग को पता होगा कि आफ्टर रीडिंग आई हैव टू मेक नोट्स। हमारा दिमाग सोचना वैसा शुरू कर देता है, हमारा दिमाग सोचना ही वैसा शुरू कर देता है। ठीक, एक बहुत बड़ी बुद्धा की सीख है जो उन्होंने कही थी कभी कि माइंड इज एवरीथिंग, वी बिकम व्हाट वी थिंक। माइंड ही सब कुछ है, हम जो चाहते हैं वो ही बन जाते हैं। जब हम ये सोचते हैं ना हमें नहीं आता, तो हमें नहीं आएगा, तो मर्जी कर। जब हम ये सोचने लगते हैं ना हमें आ रहा है, अपने आप आता चला जाता है। ये सारी माइंड गेम्स हैं। तो अब क्या हो गया कि धीरे धीरे आपके दिमाग, पहले दिन आपसे 2 लाइनें लिखी गई, तीसरे दिन 3 लाइनें लिखी गई, चौथे दिन दिमाग बोलेगा ध्यान से पढ़ भाई, अभी नोट्स बनाने हैं। तो दिमाग धीरे धीरे डिवेलप, वो कहते हैं अडेप्टेशन, बायोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। दिमाग ऐसे अडेप्ट हो जाएगा कि आप 1 रीडिंग में चीजों को समझ सकोगे। ठीक, तो आपकी रीडिंग स्पीड कितनी फास्ट हो जाएगी ये बोलो। जो काम लोग 2 घंटे में कर रहे हैं आप 1 घंटे में खत्म कर दोगे, क्योंकि आपने 1 रीडिंग में समझ लेना। एक बात, एक तो आपकी 1 रीडिंग में समझ आ गई। दूसरी बात, बेटा जो चीज तुम भूले हो ना, जो आपने दोबारा देख के बनाए, वो जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं। वो दिमाग में ऐसी टिक जाती है, अच्छा ये तो भूल गया था मैं, वो हमेशा दिमाग में फिट हो जाती है, हमेशा के लिए। तो वो चीजें पक्की हो गई। तीसरी बात, लगे हाथों बायोलॉजी के नोट्स भी बन गए, है ना, केमिस्ट्री के नोट्स भी बन गए, है ना, शॉर्ट नोट्स बन गए ना भाई, इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स भी बन गए। हमने रिवीजन की भी नहीं, फिर भी रिवीजन हो गई, है ना, शॉर्ट नोट्स बन गए। और इससे मेमोरी मल्टी फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी, मल्टी फोल्ड मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी। आपका वर्किंग स्पीड मल्टी फोल्ड बढ़ जाएगा। ओनली 10 मिनट्स अ डे, 5 मिनट्स पढ़ना और 5 मिनट्स में नोटिंग एंड देन कंपेयरिंग व्हाट यू लेफ्ट, सिर्फ 10 मिनट्स अ डे। पर ये एक्सरसाइज 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते में असर नहीं करेगी। अडेप्टेशन टेक सम टाइम ना, है ना भाई। आदमी को बंदर से आदमी बनने में टाइम लगा ना बच्चे, है ना। हालांकि अभी भी कई लोग बंदर हैं, बट टाइम तो लगा ना। सो अडेप्टेशन नीड सम टाइम। तो भैया आपको कम से कम ये एक्सरसाइज रिलीजियसली कम से कम 1 महीना 2 महीने तक करनी होगी। और 2 महीने तक आपका दिमाग इस तरह से अडेप्ट हो चुका होगा कि आपका दिमाग कभी सेकंड रीडिंग चाहेगा ही नहीं। मैं कभी नहीं पढ़ता हूं सेकंड रीडिंग, ठीक। मैंने ये बहुत रिलीजियसली करा हुआ है और ये करके इसका प्रभाव भी देखा हुआ है, ठीक। तो मतलब कहने का, और वो मेरा इतना लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई हुई चीजें है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई हुई चीजें जो कभी मेरे को भूलती नहीं है। आप जब मर्जी, जैसे आप देखते होंगे, मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैं कोई बुक देखता हूं क्या, आप जब देखते हो तो मैंने तो सब कुछ टेपा मारा होता है एज इट इज, है ना भाई। तो कहां कहां से आया ये, सर आपने बहुत बार लिखा, बहुत बार पढ़ाया। नहीं बेटा, उससे भी पहले भी मेरे को आता था। नहीं, रीजन क्या था कि मेरी ये अडेप्टेशन हो चुकी है। और ये इक्विलिब्रियम पे बेस्ड एक्सरसाइज है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ये कर रहे हैं ना भाई। पहले हम अंदर डाल रहे हैं, फिर बाहर निकाल रहे हैं। तो हमारा जो साइकिल है ना अंदर से बाहर जाने का, ये फास्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम जल्दी आया करेगा। आप जब पेपर पे लिखने लगेंगे, एकदम से चीज बाहर आए, ऐसे आपको याद करना, वो यार क्या था क्या था, याद करना पड़ता है, क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम सुस्त है, आपका इक्विलिब्रियम सुस्त है, ठीक। इसलिए याद करना पड़ता है। अगर आपका इक्विलिब्रियम सुस्त ना हो, फास्ट हो, तो आपको याद थोड़ी करना पड़ेगा, एकदम दिमाग से बाहर चीजें आएंगी जल्दी जल्दी। बेटा ये जो मेरी तरफ ज्यादा मत देखना, ये जो डाइटिंग करते हैं ना, ठीक, यानी अपना वेट कंट्रोल करते हैं, किसी, अगर आप उसके पास जाओगे ना, डाइटिशियन के पास, तो आपको ज्यादा खिलाएगा वो। आप सोचते हैं कि एक समय का खाना छोड़ करके हम लीन हो जाएंगे, नहीं होंगे। उल्टा वो ज्यादा खिलाएगा आपको। किसी भी डाइटिशियन के पास जाओ, ज्यादा खिलाने का मतलब क्या है, वाई, भाई हम वेट कंट्रोल करने गए हैं और आप हमारे को ज्यादा खिला रहे हो। बेटा उसका लॉजिक है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। क्या हमने ज्यादा खाया, हमारी बॉडी को पचाना तो है, शुरुआत में हमें दिक्कत आएगी, धीरे धीरे हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होना शुरू हो जाएगा। जब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होना शुरू हो जाएगा ना, अब हम क्या करते हैं, तब हम
जो डाइट है उसमें हल्का चेंज क्या करते हैं, वो चीजें खाते हैं जो जल्दी पच जाती हैं। उससे क्या होता है, कैलोरीज जल्दी जल्दी बर्न हो जाती हैं सारी की सारी, है ना। और हम वो चीजें खाते हैं लेस कैलोरीज वाली। अब मेटाबॉलिज्म तो फास्ट हो गया, पेट तो खाना मांग रहा है, बट आप क्या खा रहे हैं जिससे कम कैलोरीज मिल रही है, वो फटाफट से उसको पचाता जाएगा, तो फैट बनेगा ही नहीं। तो इसके पीछे भी तो क्या है, इक्विलिब्रियम है ना, कि आपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट किया, उसके इक्विलिब्रियम को फास्ट किया, और जैसे इक्विलिब्रियम फास्ट हुआ, ठीक, अब आपने उसको क्या किया, स्टार्व करना शुरू कर दिया, और अब आपका काम होना शुरू हो गया। पहले दिन जिम जाओगे ना तो खूब उल्टियां आएंगी, 2 दिन 4 दिन जिम जाओगे बहुत उल्टियां आएंगी। क्यों, आपकी बॉडी उस तरफ प्रोन नहीं, करके देख लेना है। 2 4 5 दिन जिम जाओगे ना तो बहुत मन खराब होगा, खाना नहीं खाया जाएगा, नौसिया होगा, ठीक। रीजन बीइंग आपकी बॉडी उस इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो बॉडी पहले उस तरह से वर्क करेगी, फिर धीरे धीरे हम अडेप्ट हो जाएंगे, फिर हमारा मेटाबॉलिज्म वैसा हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए ऐसी चीजों में सारा काम किसका है, इक्विलिब्रियम का, खास करके लो शेक्सपियर प्रिंसिपल का। तो पहले फटाफट से बोल दो, कंसंट्रेशन का इफेक्ट समझ में आया कि नहीं आया? कोई मुश्किल इसमें? ओके, अब अगली बात चलते हैं, आगे चलते हैं। अगली बात हम करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्ट ऑफ प्रेशर? बेटा देखो, मान लो एक रिएक्शन लेते हैं, हमारे पास रिएक्शन है N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिविंग अस 2NH3 गैसियस। ओके बच्चे, ठीक है ना, सारा गैसियस फेस रिएक्शन है मान लो। अब ऐसे केस में मैंने एक वेसल में इसको किया था। अब वेसल में करने के बाद मैंने क्या किया, यहां पे प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। पहली बात, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अब आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, बेटा रिएक्शन तो चाहेगा ना कि प्रेशर कम हो जाए, है ना भाई, इक्विलिब्रियम पे आना है ना, इस इफेक्ट को अंडू करना है ना, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाए। प्रेशर डिक्रीज कैसे हो, अगर गैस के मोल कम हो जाए तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं? प्रेशर किसकी वजह से होता है भाई, गैस के मोल्स की वजह से होता है। तो अगर गैस के मोल कम हो जाए तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब गैस के मोल कम कैसे हो, बेटा रिएक्शन उस साइड चल पड़े जिस साइड गैस के मोल कम हो। जैसे इस साइड गैस के मोल कितने हैं, इस साइड 4 मोल्स है, इस साइड कितने हैं, 2 मोल्स हैं। तो अगर प्रेशर को कम करना है, मैं इस साइड चलूं तो गैस के मोल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। गैस के मोल कम होने से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब जब कभी भी प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, रिएक्शन मूव्स टुवर्ड lesser number of gaseous moles, lesser number of gaseous moles, ठीक है जी। if pressure is increased, reaction moves towards the lesser number of gaseous moles. बोलो, is it clear? तो अगर इसी तरह से if pressure is increased, अगर प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर इज इंक्रीज्ड और इंक्रीज डिक्रीज कर दिया, मान लो प्रेशर को आपने अब डिक्रीज कर दिया, से प्रेशर इज डिक्रीज्ड। बेटा अगर प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन तो चाहेगा कि इंक्रीज हो जाए। आप डिक्रीज कर रहे हो, रिएक्शन उसको इंक्रीज करना चाहेगा, कैसे करेगा इंक्रीज? ज्यादा गैस के मोल बनाएगा तो उस साइड जाएगा जहां मोल्स ऑफ गैस ज्यादा बने, यानी रिएक्शन मूव्स towards more number of gaseous moles, ठीक है बच्चे। जैसे मान लो ये ऊपर वाले रिएक्शन में मैं ये चाहता हूं कि अमोनिया की यील्ड बढ़ जाए। मैं क्या चाहता हूं, अमोनिया की यील्ड बढ़ जाए। तो बोलो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा कि प्रेशर को कम करना पड़ेगा ताकि अमोनिया की यील्ड बढ़े?
बढ़ाना पड़ेगा। हम अगर प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन किस साइड जाएगा? टुवर्ड्स लेसर नंबर, यानी इस साइड को जाएगा, तो हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए ये रिएक्शन का प्रेशर लगभग 200 एटमॉस्फेयर तक होता है। वेरी हाई प्रेशर पे होता है ये रिएक्शन। क्यों? जब प्रेशर हाई रखेंगे तो रिएक्शन लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल की तरफ जल्दी जाएगा, ज्यादा गैसेस, ज्यादा अमोनिया बनेगी, यील्ड अमोनिया की काफी बढ़ जाएगी। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर समझ में आ ही गया है। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2, H2 गैस I2 गैस गिविंग अस 2HI। अब बताओ मेरे को क्या होगा अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन किस साइड जाना चाहिए? दोनों साइड सेम मोल है, सो देयर इज नो इफेक्ट नाउ। अगर मोल्स दोनों साइड सेम हुए तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है बेटा। प्रेशर का इफेक्ट तो जब होगा ना, जब एक साइड नंबर ऑफ मोल्स क्या हो ज्यादा, एक साइड क्या हो कम। तो प्रेशर बढ़ाने से कम मोल्स की तरफ और प्रेशर कम करने से ज्यादा मोल्स की तरफ। बोलो एम आई क्लियर? बात भेजे के सेंटर में गई कि इधर उधर टपक गई? ओके, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आई थिंक सो समझ में आ गया। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बाद अगली बात पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का इफेक्ट। प्यारे बच्चों, वॉल्यूम का इफेक्ट जो है वो पढ़ना है हमने, ठीक? इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। अब इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो क्या हम ये नहीं जानते कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर? क्या हम ये जानते कि नहीं? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जो प्रेशर का इफेक्ट होगा, क्या हम उससे उल्टा लिख सकते हैं? यहां पर उल्टा ही तो चलेगा। क्लियर? तो बेसिकली अगर वॉल्यूम का इफेक्ट देखेंगे तो अगर मैंने इंक्रीज किया वॉल्यूम में, इंक्रीज इन वॉल्यूम, देखो बेटे जब हम प्रेशर में इंक्रीज करते थे तो रिएक्शन किस साइड जाता था? लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। तो वॉल्यूम में इंक्रीज करेंगे तो उससे उल्टा होगा, कहां जाएगा? मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ। कहां जाएगा? मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ। मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, तो रिएक्शन जाएगा टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। Increase in volume takes the reaction towards more number of gaseous moles. Clear? वॉल्यूम बढ़ी तो भैया नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ने चाहिए ताकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए कि नहीं? कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन कम हो गई ना, उसको बढ़ाने के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ज्यादा चाहिए कि नहीं? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों अगर इंक्रीज इन वॉल्यूम किया तो मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल की तरफ रिएक्शन मूव करेगा। रिएक्शन मूव्स टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल। तो अगर वॉल्यूम को डिक्रीज किया तो क्या होगा? वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। वॉल्यूम डिक्रीज से रिएक्शन विल मूव टूवर्ड्स lesser number of gaseous moles. Reaction moves towards lesser number of gaseous moles. Lesser number of gaseous moles की तरफ रिएक्शन जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आएगी? पिछली भी चलेगी? आगे अच्छे से? कोई दिक्कत इसमें? ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम हो गया। अब अगली बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट। बेटा दुनिया दो ही चीजों से मिलकर बनी है, क्या बता सकते हो वो दो चीजें क्या है? वो दो चीजें क्या है जिस दुनिया मिलकर बनी है? वेरी सिंपल है यार। वन इज सिस्टम, अनदर इज सराउंडिंग। क्या कोई और चीज भी दुनिया में?
या तो सिस्टम है या फिर उसकी सराउंडिंग। आप पता नहीं क्या क्या सोची जा रहे हैं। दुनिया दो चीज से मिलकर बनी है, सुख दुख नहीं, आदमी औरत नहीं, ठीक, मतलब आप ऐसे से गेस लगा रहे हैं। अरे भाई सिंपल बात, दुनिया दो ही चीज से मिलकर बनी है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब मान लो आप कोई चेंज लाना चाहते हैं तो आप किस पे लाते हैं चेंज बेटा? सराउंडिंग पे लाते क्या? अरे हम जो चेंज लाना चाहते हैं किस पे लाते हैं? सिस्टम पे लाते हैं, है ना। अगर हम किसी सिस्टम में रिएक्शन कराएं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या सराउंडिंग का बढ़ाएंगे यार? लंदन का टेम्परेचर बढ़ाएं ताकि हमारे टेस्ट ट्यूब का काम जल्दी हो जाए, है? टेस्ट ट्यूब को हीट करना, चंदा मामा को हीट कर रहे हैं, पॉसिबल है? हम किसको करते बेटा? हम सिस्टम को ही तो चेंज करते हैं ना, सिस्टम की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं ना बेटे। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें जो भी चेंज करने वो सिस्टम में करने हैं, और इक्विलिब्रियम मेंटेन इसमें हमेशा रहता है। सिस्टम और सराउंडिंग में हमेशा क्या होता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है ना। देखो भैया, हमारी बॉडी से हीट बाहर जाती है तो बाहर से हीट हमारे अंदर आती है, सिंपल एज दैट, है ना। अगर मान लो हमारे बीच में सराउंडिंग और हमारे बीच में कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होता, ठीक, मान लो हमारा प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर इक्विलिब्रियम में नहीं होता, फट नहीं जाते हम, या स्क्वीज नहीं हो जाते हम लोग, व्हाटएवर। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होता हम स्क्वीज हो गए होते, और अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता हम फट गए होते, है ना। तो कहने का मतलब हर सिस्टम सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में होते भाई, ठीक। कोई भी स्टडी स्टेट जिसको बोलेंगे वो इसी तरह की होगी कि इक्विलिब्रियम रहे। अब बेटे आपने क्या किया, ऐसे समय पर आके जब इक्विलिब्रियम है टेम्परेचर से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। मान लो आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज्ड। अब किसका टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे? है भाई, सिस्टम का कराओगे ना। आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करवा दिया। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ सिस्टम तो चाहेगा कि टेम्परेचर कम हो जाए। अब कैसे कम करे टेम्परेचर को भाई बोलो? जो टेम्परेचर तुम दे रहे हो, है ना, उसको कम कैसे करे? उसको यूज कर ले, वो रिएक्शन में यूज हो जाए, तो टेम्परेचर जो बढ़ा रहे हो वो कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा भाई? है ना। तो वो यूज कैसे कर ले भाई? रिएक्शन को उस साइड मोड़ दे जिस साइड रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, रिएक्शन को उस साइड ले जाए जिस साइड रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, ताकि जो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं वो यूज अप होता रहे, टेम्परेचर वही मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, रिएक्शन moves towards endothermic pathway, ठीक, उस साइड चल पड़ेगा जहां पे एंडोथर्मिक पाथवे हो जाए। एंडोथर्मिक पाथवे होने का मतलब जो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो वो यूज अप होता जा रहा है, जितना आप देते जा रहे हो वो यूज अप होता जा रहा है। समझ रहे मेरी बात? जैसे आपको पता है कि इवेपोरेशन जो होती है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है कि नहीं? चेंजिंग वाटर लिक्विड टू वाटर वेपर्स, एंडोथर्मिक है कि नहीं? अब आप इसको हीट करते हो तो क्या वेपर्स वाटर में चेंज हो जाते हैं? बॉइलिंग शुरू हो जाती कि नहीं? कहने का मतलब और ज्यादा इवेपोरेशन होती कि नहीं? क्योंकि आपने हीट दी तो रिएक्शन उस साइड जाना था जिस साइड क्या हो, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक क्या था, वेपर्स बनना, तो वाटर वेपर्स बनना शुरू हो गया, और जो हीट आप दिए जा रहे हैं वो यूज होती जा रही है। तो टेम्परेचर यानी इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। वैसे ही अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करवाया बेटा, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो भैया टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना दोस्त। तो बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक पाथवे, उस साइड जाएगा जहां पे हीट रिलीज हो जाए। आपने सराउंडिंग का टेम्परेचर कम कर दिया था, है ना भाई, तभी सिस्टम का टेम्परेचर कम हुआ, ठीक। तो आपने टेम्परेचर कम किया था तो सिस्टम ने क्या करना है, बाहर टेम्परेचर देते जाना ताकि यहां का टेम्परेचर बढ़ता चला जाए, यानी उस साइड रिएक्शन जाएगा जिस साइड एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाए, ताकि जो टेम्परेचर कम कर रहे हो वो दोबारा से मेंटेन होना शुरू हो जाए। बोलो समझ में आता है कि नहीं? जैसे बेटे जब हमारे को बहुत ठंड लगती है ना, कभी बहुत ठंडी हो तो हमारी बॉडी कांपनी शुरू हो जाती होती कि नहीं?
दांत किटकिटाने लगते हैं। ठीक, क्यों भाई? व्हाट इज द लॉजिक? फिर ठंड लग रही थी इसलिए। अरे उससे क्या हुआ? ठंड लगने से क्या हुआ? क्योंकि आसपास का टेम्परेचर कम है। हमारी बॉडी को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, आसपास का टेम्परेचर कम है, तो हमारी बॉडी मूव करनी शुरू कर देती है अपने आप टू मेंटेन दैट होमोस्टेसिस, ताकि हीट जो हो वो रिलीज हो। जब हम मूव करेंगे हमारी काइनेटिक एनर्जी लूज होगी कि नहीं? हमारी एनर्जी लूज होगी कि नहीं? तो हम जब मूव करते हैं तो क्या होता है, जब हमारी बॉडी शिवर करती है तो टेम्परेचर बाहर आता है, हीट बाहर आती है। हीट बाहर आती है, हमारे आसपास टेम्परेचर थोड़ा सा राइज अप हो जाता है, हम थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठंडे ठंडे पानी को एक बार जरा सर पे डालो, मजा आ जाता है ना, है ना? यानी एक बार के लिए तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है ना? लेकिन उसी के साथ लगातार 2-3 मग्स डालो, देन इट इज नॉर्मल, इजंट इट? तो ये भी तो इक्विलिब्रियम के मेंटेनेंस है ना बेटा। ऐसे ही हम जैकेट्स डालते हैं, व्हाई वी वियर जैकेट्स इन यू कैन से कोल्ड डे? क्योंकि अगर हम जैकेट्स नहीं डालते, स्वेटर्स नहीं डालते, तो हमारी हीट बाहर जनरेट हो जाती है, उससे हमें ठंड लगती है। हम उसके आसपास एक ऐसा गिलाफ डाल लेते हैं जिससे हीट कम से कम बाहर जा सके और हमारी बॉडी के आसपास ज्यादा हीट रहे, ताकि हमें ठंड ना लगे। क्लियर? तो दिस इज ऑल मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। दुनिया सिर्फ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है, कुछ नहीं। आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? इट इज जस्ट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। यस, व्हाट सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम? आफ्टर ऑल यू हैव टू रिमेन इन दिस यूनिवर्स और इन दिस वर्ल्ड। सो आपको भैया आगे जाके रोटी कमानी है, सब कुछ करना है, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना यार, है ना? या कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। हर चीज, दुनिया की हर चीज इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में लगी हुई है दोस्त। ठीक? तो आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। ठीक? तो बेसिक बात यह है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो किस चीज को बढ़ाया, उसको कम करने का तरीका ढूंढना है। इसको रट्टा नहीं मारना बेटा ल्यू-शेक्लर प्रिंसिपल को कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन टू मूव्स टुवर्ड द एंडोथर्मिक पाथवे। नहीं नहीं नहीं, आपने ये सिर्फ सोचना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, कि सिस्टम का टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा। अब कम कैसे करें? कम कैसे करें? हम तो सराउंडिंग से बढ़ा रहे हैं ना उसको। अगर मैं किसी सिस्टम को हीट कर रहा हूं, मैं तो सराउंडिंग का पार्ट हूं ना, तो बढ़ा तो मैं सराउंडिंग से ही रहा हूं टेम्परेचर, तो वापिस सराउंडिंग में तो आने से रहा, क्योंकि वो तो मैं खड़ा हूं वहां पे हीट करने के लिए। तो भाई सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? बाहर तो दे नहीं सकता, क्या करना पड़ेगा? उसको यूज करना पड़ेगा। यूज कैसे करेगा? भाई ऐसा रिएक्शन कर ले जिसमें टेम्परेचर यूज हो जाए। टेम्परेचर यूज हो जाए तो नेट टेम्परेचर उतना ही रहेगा। समझ में मेरी बात आती है कि नहीं आती है ना? कहा जाता है टू डू मैथ्स इज टू डू मैथ्स, द वे टू डू मैथ इज टू डू मैथ। कोई और तरीका ही नहीं है। अगर आप मैथ्स में प्रोफिशिएंसी लेना चाहते हो तो ज्यादा मैथ करना पड़ेगा यार, ताकि आपकी कैलकुलेशंस वाला इक्विलिब्रियम फास्ट हो जाए, है ना बेटा? मैथ्स पढ़ के कभी नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? आप मैथ की किताब लेके रट्टा मार लो, कुछ करना आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा, जब तक आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को ट्राई नहीं करोगे। सो द वे टू डू मैथ इज टू डू मैथ, just to make your equilibrium fast for solving the problem। ठीक है बच्चे? ये सारा इक्विलिब्रियम है। तो एनी हाउ बोलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक ना? लास्ट बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कम बच्चों को समझ में आती है। ठीक? और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चों को सारा कुछ समझ में आ जाए, ठीक है जी, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ये है इफेक्ट ऑफ addition, effect of addition of inert gas, effect of addition of inert gas। ठीक? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। हमें एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का इफेक्ट देखना है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक? पहली बात, यहां एक बात समझ लो, यहां इनर्ट गैस का मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन ऐसा नहीं है।
यहां इनर्ट गैस का मतलब है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करती हो, भले ही वो नाइट्रोजन क्यों ना हो, भले ही वो नाइट्रोजन क्यों ना हो। ठीक, हमें ऐसा कुछ लेना है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करती हो, उसको हम बोलेंगे इनर्ट गैस, जो रिएक्ट नहीं कर रही। क्लियर? इस चीज को समझाने के लिए कि इनर्ट गैस के एडिशन का इक्विलिब्रियम से क्या लेना देना है या कैसे चेंज होता है, प्लीज वी विल टेक अ सिलेंडर। हमने एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर में मान लो एक पिस्टन लगा देते हैं। ठीक है जी, मान लो पिस्टन लगा देते हैं। ठीक है, और पिस्टन में एक हम स्टॉपर भी लगा देंगे कि जब चाहे पिस्टन को मूव करवाएं, जब चाहे रोक लें। ठीक है ना, स्टॉपर भी लगा दिए। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं, और वो रिएक्शन क्या है, मैं रिएक्शन कर रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? सॉलिड होता है, और जब इसको हीटोगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, वो भी सॉलिड होता है। साथ में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैसियस होता है कि नहीं होता है भाई? अब अगर इस रिएक्शन का मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखना चाहूंगा तो क्या एक्सप्रेशन लिखूंगा बेटा? क्या इसमें मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ यही लिखूंगा ना भाई? है ना, और तो कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि सॉलिड तो लेते नहीं अपन लोग, यही लिखूंगा। मान लेते हैं इसका जो वॉल्यूम था वो 10 लीटर था, मान लिया इसका वॉल्यूम 10 लीटर था, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल्स हैं से वो 5 मोल्स बन गए एट इक्विलिब्रियम, 5 मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम वो कितनी होगी? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम होगी कि नहीं? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? 5, और वॉल्यूम कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.5 है। यानी अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि Kc, तो Kc की वैल्यू कितनी है? 0.5 है। गॉट इट और नॉट? ठीक, या फिर एक दूसरी तरह से भी सोच लेते हैं, क्योंकि Kc की जगह Kp भी तो हो सकता है ना। मान लो हमने ये सोच लिया कि यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, मान लो उसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है। अब हम अगर इसका Kp लिखना चाहेंगे तो Kp क्या आएगा भाई? Kp क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यहां पे कितना है भाई? तो इसकी वैल्यू भी 2 रहेगी कि नहीं रहेगी? ओके, अब ये इक्विलिब्रियम पे आ गया है, इक्विलिब्रियम इज देयर। जब इक्विलिब्रियम पे आ गया तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिविंग अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब एट इक्विलिब्रियम मैंने इसमें नाइट्रोजन डालने शुरू कर दिया, इस सिलेंडर में मैंने नाइट्रोजन डालनी शुरू कर दी, हीलियम डालनी शुरू कर दी, कोई इनर्ट गैस डालनी शुरू कर दी। अब इनर्ट गैस मैं 2 तरीके से डाल सकता हूं। वो 2 तरीके क्या है? पहला, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। बेटे हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम को क्या रखा? कांस्टेंट, और इनर्ट गैस को एडा। ठीक, यानी नाइट्रोजन डाल दी, हीलियम डाल दी। बेटा क्या हीलियम रिएक्ट करेगी या नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी? क्या इस रिएक्शन में उसका कोई काम होगा? अब आपने वॉल्यूम रखा है सेम, तो क्या ये V चेंज हुआ? इनर्ट गैस डालने से क्या ये V चेंज हुआ?
और क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो ना ये चेंज हुआ और ना ये चेंज हुआ, दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ। जब चेंज ही नहीं हुआ तो क्या इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ा? तो जब तक इक्विलिब्रियम में फर्क नहीं पड़ेगा तो रिएक्शन क्या शिफ्ट होगा? कोई चेंज आया नहीं ना। इसी तरह से मान लो इसमें इनर्ट गैस डाल रहे हैं, इसका प्रेशर तो 2 एटमॉस्फेयर है। अब इनर्ट गैस डालने से प्रेशर मान लो बढ़ रहा है, क्योंकि हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखी है ना, तो प्रेशर तो बढ़ेगा, इनर्ट गैस का प्रेशर तो बढ़ेगा। बट यहां प्रेशर बढ़ रहा है, पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर चेंज हो रहा है? अरे वो तो प्रेशर किसका बढ़ रहा है? सिस्टम का बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर चेंज हुआ क्या? टोटल प्रेशर सिस्टम का 10 एटमॉस्फेयर हो गया, पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 2 ही रहा ना बेटा, कोई चेंज तो नहीं हुआ। तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ा? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम अगर इनर्ट गैस ऐड भी करते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, ना केसी चेंज होता है ना केपी चेंज होता है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। समझ में आई बात? सो देन देयर इज, इसका मतलब यहां पे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, देयर इज नो इफेक्ट। कोई इफेक्ट ही नहीं है इक्विलिब्रियम पे भाई, क्योंकि ना तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना ही कंसंट्रेशन चेंज हो रही, इफेक्ट नहीं है। गॉट इट और नॉट? पर बेटे दूसरी बात, अब हम एडिशन तो करना चाहते हैं इनर्ट गैस की, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, लेकिन हमें खतरा क्या है? खतरा यह है कि अगर मैं इसमें इनर्ट गैस डालता रहूं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखूंगा ना, तो एक समय सिलेंडर फट जाएगा, है ना भाई? प्रेशर बढ़ता जाएगा, सिलेंडर फट जाएगा, मेरा नाक मुंह फूट जाएगा। मैं ऐसा पंगा लेना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसा करते हैं, वॉल्यूम भाड़ में जाए, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं ताकि फटे ना, है ना भाई? तो हमने क्या किया? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया भाई हमने। अब बेटे जब आप इनर्ट गैस डालोगे, प्रेशर तो कांस्टेंट रहने वाला ही नहीं है, प्रेशर तो बढ़ेगा। उसको कांस्टेंट करने के लिए हम यहां से इसको हटा देंगे, ताकि जैसे यहां प्रेशर बढ़े ये पिस्टन ऊपर चले जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए। वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे प्रेशर डबल हो रहा है, वॉल्यूम डबल हो गया, प्रेशर वहीं आ गया कि नहीं? यानी जैसे इनर्ट गैस डालते जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए, फॉर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, फॉर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, अगर मेरे को प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, फॉर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, फॉर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, we have to increase volume, we have to increase volume। हमें वॉल्यूम को इंक्रीज करना होगा कि नहीं करना होगा बेटा? तो हमें वॉल्यूम को इंक्रीज करना होगा। अगर बेटे हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो बेटे यहां पे वॉल्यूम कम हो जाएगी कि नहीं होगी? तो के चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना? फर्क तो पड़ेगा ना। हम चाह रहे थे कि वैल्यू यही रहे, इक्विलिब्रियम तो इसी वैल्यू पे आएगा। आपने पढ़ा कि के इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन, यानी जिस के की वैल्यू पे इक्विलिब्रियम आना, उसी पे आना है उस रिएक्शन में। चाहे आप जो मर्जी कर लो, वॉल्यूम बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, के की वैल्यू यही रहनी चाहिए। के डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, प्रेशर, है ना, कंसंट्रेशन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। पढ़ा था ना कल? तो कहने का मतलब, अब आपने तो वॉल्यूम बढ़ा दिया भाई, वॉल्यूम बढ़ा दिया, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसको दोबारा यहां लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जानी चाहिए कि नहीं? जितना वॉल्यूम बढ़े उतना ही नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाए, तो वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन्ड। तो ऐसे केस में जब हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना होता है, सो विद एडिशन ऑफ इनर्ट गैस,
with addition of inert gas, reaction moves towards more number of gaseous moles, more number of gaseous moles. रिएक्शन उस साइड जाएगा जहां गैस के मोल क्या हो जाए, ज्यादा. वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ मोल भी ज्यादा हो जाने चाहिए भाई, ताकि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम की रेशियो क्या रहे, सेम. तो के क्या रहेगा, सेम. इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड. गॉट इट और नॉट? समझ में आई कि नहीं आई? पता चला? तो ऐसे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हम दो तरीके से कर सकते थे. अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई तो के चेंज नहीं हुआ. लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते तो वॉल्यूम चेंज करना होगा. वॉल्यूम चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होगा भाई. तो ऐसे केस में इनर्ट गैस डालते हुए रिएक्शन उस साइड मूव करेगा जहां गैस के मोल ज्यादा हो, जहां गैस के मोल ज्यादा हो. बोलो अच्छे से समझ में आया इनर्ट गैस की एडिशन क्या होगी? कोई दिक्कत? तो देखो बेटा, ये लो-शेटलर प्रिंसिपल था. 1000 and 1000 क्वेश्चंस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन इट. जैसे बेटे एक क्वेश्चन आता है, व्हाई वी स्वेट मोर इन हॉट एंड ह्यूमिड डे. एक बात बताओ, चंडीगढ़ पंचकुला में सबसे ज्यादा गर्मी जून जुलाई में होती है कि अगस्त सितंबर में होती है? सबसे ज्यादा गर्मी कब होती है? नो, नॉट एट ऑल. गर्मी बेटा जून जुलाई में सबसे ज्यादा होती है कि नहीं होती है? द टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन जून एंड जुलाई. पर बेटा आपको पसीना सबसे ज्यादा कब आता है? सितंबर अक्टूबर में ना. हालांकि उस समय टेम्परेचर कम होता है, बट उस समय हमारा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है. ह्यूमिड क्यों होता है? उस समय जस्ट मॉनसून जो होते हैं वो आके गए होते हैं, है ना बेटा. तो वाटर वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है. अब ह्यूमिड डे में हमें ज्यादा स्वेट आता है ना. वी स्वेट मोर इन अ हॉट एंड ह्यूमिड डे. देखो बहुत हॉट डे में इतनी स्वेटिंग नहीं होती जितनी ह्यूमिड डे में होती है. ठीक? क्यों भाई? व्हाट इज द लॉजिक? द लॉजिक इज वेरी सिंपल. ऐसा कभी नहीं होता कि हमें स्वेटिंग ज्यादा होती है. वी डोंट स्वेट मोर. होता सिर्फ ये है कि अदरवाइज अगर एक ड्राई डे होगा और हॉट भी होगा, हमारा पसीना बाहर निकलेगा तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स नहीं है, तो इवेपोरेट होता जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में वाटर जाता रहेगा. हमें फील नहीं होगा कि हमें पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, वो तो फटाफट सूखता जा रहा है. लेकिन जब ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, यानी वाटर वेपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा होंगे, तो हमारी बॉडी के वाटर वेपर्स जो कि हमारे ऊपर पसीने की वजह से आए, वो इवेपोरेट नहीं हो पाते हैं, वो जा नहीं पाते एटमॉस्फेयर में, तो हमारा पसीना सूखता नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि वी आर स्वेटिंग मोर. एक्चुअली वी आर नॉट स्वेटिंग मोर, इट इज नॉट इवेपोरेटिंग बेटा. क्यों? इक्विलिब्रियम उस साइड को जा ही नहीं पा रहा है. द रीजन इज वेरी सिंपल. एटमॉस्फेयर इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स. सो अगर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी स्वेट मोर इन हॉट एंड ह्यूमिड डे, तो बोलोगे एक्चुअली वी डोंट स्वेट मोर. द थिंग इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी इज नॉट मच, as atmosphere is already humid, it is saturated with water vapors, so evaporation from our body is less, so we feel like we sweat more. Actually we are not sweating more, but sweat is not evaporating from our body. तो देखो जून जुलाई में इतना पसीना नहीं आएगा, गर्मी लगेगी पर पसीना नहीं आएगा इतना. और सितंबर अगस्त सितंबर में गर्मी थोड़ी कम लगेगी पर पसीना ज्यादा आएगा, उससे हमें सफोकेशन ज्यादा होती है ना. जैसे कूलर्स वूलर्स होते हैं ना, ये जून में तो बहुत मजेदार काम करते हैं ना, है ना. जिनके घर पे कूलर लगा होता है जून जुलाई में तो इट्स ओके, बट अगस्त सितंबर में नॉट ओके. अगस्त सितंबर में क्या होता है, उसके सामने पसीना ही नहीं सूखता यार. ठीक, गर्मी नहीं लगती एक अलग बात है, लेकिन पसीना नहीं सूखता यार. वो कहते हैं चिपचिपी गर्मी. तो व्हाट दैट मीन्स,
कि इवेपोरेशन हो नहीं पा रही हमारी बॉडी के ऊपर से। बोलो क्लियर? ऐसे आपको टूथ डिके का क्वेश्चन बताया, ठीक है, ऐसे कैसे कपड़ा जल्दी सूखता है इसका क्वेश्चन बताया, ऐसे व्हाई वी स्वेट मोर इन हॉट एंड ह्यूमिड डे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 1000 ऑफ क्वेश्चन यू कैन थिंक ऑफ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप सोच सकते हैं, सब इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होते हैं बेटा। क्लियर? क्योंकि दुनिया सिर्फ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की ही कोशिश कर रही है। ठीक है जी। नाउ व्हाई अर्थ मूव्स, why earth moves, rotate or revolute? Just to maintain its balance, to maintain its equilibrium, isn't it? अगर ये खड़ी हो जाए, मान लो कल को अर्थ खड़ी हो जाए तो क्या होगा? सोचो जरा, नहीं, इट्स अ थिंग टू पॉन्डर ऑफ। भाई बताओ, अगर कल को अर्थ खड़ी हो जाए तो क्या होगा? सन का मैग्नेटिक फील्ड उसको खींच लेगा अपनी तरफ, सन के अंदर चल जाएगी। समझ रहे मेरी बात? तो वो रोटेट करके अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जिससे रिपल्शन रहे और जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली उसी ऑर्बिट पे मूव करती रहे, पास नहीं जाए। समझ में आई? व्हाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स एंड रिवोल्यूट? बेटा आपको तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव, तो अट्रैक्ट करेगा ही। तो फिर बताओ क्यों इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जाता? एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करता बाय रोटेशन। रोटेशन से अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो न्यूक्लियस की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है। ठीक उसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाता भाई। 1000 and 1000 अनथिंकेबल थिंग्स कैन बी थॉट ऑफ जस्ट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। दुनिया का सबसे बड़ा प्रिंसिपल लो-शेक्टर प्रिंसिपल। मिथोलॉजी में चले जाओ, कहते कि कभी सागर मंथन हुआ था और उससे जहर निकला था, जहर भगवान शंकर ने पी लिया जस्ट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, इजंट इट? नहीं तो क्या होता? सारा समुद्र जहरीला हो जाता, सब मर जाते। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम। बच्चे देखो, आप में से कई बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, है ना? तो आपको एक इंडस्ट्रियल मेलानिज्म नाम की चीज करवाई जाती है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जेनेटिक्स में, आई डोंट नो जेनेटिक्स +1 में, +2 में, 12th में है। तो उसमें बताया जाता है कि बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कोई बायोलॉजी का ज्ञान बखार रहा हूं मैं, बोला ना कि रट्टा नहीं मारता मैं, बहुत साल पहले की बात। बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुई थी, तो एक होती थी पेपर्ड मॉथ, ब्लैक पेपर्ड मॉथ। ठीक, वो पहले व्हाइट मॉथ होती थी। ठीक, तो व्हाइट मॉथ होती थी तो वो उसकी एकदम से ना बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। क्यों? सराउंडिंग बिल्कुल क्लीन होती थी और वो भी बिल्कुल वैसी होती थी, तो छुप जाती थी, प्रीडेटर उसको देख नहीं पाते थे, उसकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। फिर क्या हुआ? एकदम से इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गई। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से इंडस्ट्रीज आ गई, बहुत सारी इंडस्ट्री से बहुत धुआं इकट्ठा हुआ और धुएं से सराउंडिंग काली होनी शुरू हो गई। और पेपर्ड मॉथ कैसी थी? व्हाइट, साफ दिखने लग गई। प्रीडेटर्स ने उसको मारना शुरू कर दिया। ठीक, उनकी पॉपुलेशन गिरनी शुरू हो गई एंड दे चेंज्ड देम इनटू ब्लैक पेपर्ड मॉथ। उनमें अडेप्टेशन हो गई, वो ब्लैक कलर की बनने लगी ताकि वो फिर सराउंडिंग में छुप सके। समझ में आई क्यों डायनासोर खत्म हुए? टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। दिस इज ऑल मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। बच्चे समझ में आई? ये नेचर इक्विलिब्रियम मेंटेन करता हर चीज का। बच्चे जब ओवर पॉपुलेशन हो जाती ना, तो कई तरह के कैटास्ट्रॉफ हो जाते हैं। ठीक, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। एनीहाउ, सो कमिंग बैक टू सब्जेक्ट, आई थिंक सो आपको समझ में आई होगी मेरी कई बातें। तो इसी बात को लेकर के एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उसके लिए समय दे रहा हूं 5 मिनट। सॉल्व इट आउट क्विकली राइट नाउ। मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपको बोला कि मेरे पास है N2 + 3H2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और यहां पर ये अमोनिया बन रही है विच इज ऑल्सो अ गैस, एंड इस रिएक्शन का डेल्टा H यानी एंथैल्पी चेंज -196 किलो जूल है। आपको बोला राइट एज मेनी एज वेज
to increase the yield of ammonia. Write as many as ways to increase the yield of ammonia. अमोनिया की यील्ड बढ़ाने के लिए जितनी वेज आपको आ सकती हैं वो सारी लिखें. चलिए, I'll give you 5 minutes. Do it right now. Let me discuss how many ways you must have done for increasing the yield of ammonia. देखो बेटा, सबसे पहली चीज आपको लिखनी चाहिए थी इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. दोनों की कंसेंट्रेशन अपन इंक्रीज करते, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते. क्लियर? दूसरी बात लिखते रिमूव अमोनिया एज सून एज इट इज फॉर्म्ड. ठीक, रिमूव ammonia as soon as it is formed. क्योंकि जैसे बनेगी वैसे बाहर निकालोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड आता जाएगा कि नहीं? अमोनिया बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी. तो हम इसको रिमूव करते जाएंगे. तीसरी बात प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज्ड. Pressure must be increased. प्रेशर को इंक्रीज करके रखना पड़ेगा. इसीलिए मैंने बताया था कि यहां प्रेशर लगभग 200 एटमॉस्फेयर तक लगता है. बहुत हाई प्रेशर लगता है ना बेटा? क्योंकि इंक्रीज इन प्रेशर मूव्स द रिएक्शन टुवर्ड्स द लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल, एंड हियर वी नीड अमोनिया इज टुवर्ड्स द लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. तो प्रेशर इंक्रीज करोगे, रिएक्शन अमोनिया की तरफ जाएगा. बोलो क्लियर? चौथी बात, वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, है ना? डिक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज से रिएक्शन किस साइड जाएगा? टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक पाथवे. और फॉरवर्ड के लिए एक ऐसा है एक्सोथर्मिक, है कि नहीं? फॉरवर्ड के लिए एक्सोथर्मिक है कि नहीं? ऑब्वियसली फॉरवर्ड के लिए एक्सोथर्मिक है, इसलिए इट डिक्रीज द टेम्परेचर. क्लियर हो गया? तो टेम्परेचर का क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो डिक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करें. ठीक, वैसे यहां टेम्परेचर इज क्वाइट हाई. उसका एक लॉजिक होता है, वो आगे समझाऊंगा तुम्हें. ठीक, कि व्हाई इट इज सो, वो समझाऊंगा मैं आपको. हालांकि इसमें टेम्परेचर कम चाहिए था, लेकिन फिर भी इतना हाई टेम्परेचर क्यों रखते हैं, उसका एक लॉजिक बताऊंगा. वो +2 में बताऊंगा, अभी नहीं. जब हम अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे तो समझाऊंगा मैं इसको. अभी तो सिर्फ हम लियो-शेक्लर प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो मैं वो इसका अप्लाई करना चाह रहा हूं. हालांकि इसमें टेम्परेचर हाई होता है, ठीक, लेकिन हमें डिक्रीज करना है टेम्परेचर को, ताकि एक्सोथर्मिक की तरफ रिएक्शन जाए. क्लियर? उसके बाद वॉल्यूम. देखो बेटा, हम ना एक प्लांट में बन रही अमोनिया, अब वॉल्यूम तो चेंज नहीं कर सकते ना. हम डब्बों को छोटा बड़ा तो नहीं कर सकते ना बेटा. तो वॉल्यूम भले ही डेफिनेटली हम अगर वॉल्यूम डिक्रीज करते तो रिएक्शन उस साइड जाना चाहिए था, पर हम किसी प्लांट में, किसी फॉर्मेशन में वॉल्यूम को कम नहीं कर सकते हैं. वो हमारी लिमिटेशन है ना बेटा. अदरवाइज डेफिनेटली तुमने गलत नहीं लिखा है. वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल की तरफ जाएगा. ठीक, ये 4 मेजर चीजें हैं. 5वीं हम बोल देते हैं यूज ऑफ कैटलिस्ट. यूज ऑफ कैटलिस्ट बेटा, कैटलिस्ट यहां पे आयरन सपोर्टेड बाय मॉलिब्डेनम हम यूज कर लेते हैं. सर कैटलिस्ट तो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं डालता. यस, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता. हम यहां पे ये जो पॉइंट लिख रहे हैं वो इक्विलिब्रियम के लिए नहीं लिख रहे हैं. वो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे, रिएक्शन फास्ट होगा, तो जल्दी जल्दी अमोनिया बनेगी, हम जल्दी जल्दी निकालते जाएंगे. हम इन 2 चीजों को जोड़ देंगे, है ना भाई? कि हमने कैटलिस्ट यूज किया, अमोनिया जल्दी बनाई, जल्दी जल्दी उसको निकालते गए, रिएक्शन जल्दी जल्दी आगे आता गया, यील्ड लगातार बढ़ती चली गई. तो यूज ऑफ कैटलिस्ट, हालांकि लियो-शेक्लर प्रिंसिपल का कोई काम नहीं है उसमें, बट वो है कि पर यूनिट
टाइम यील्ड को बढ़ा देगा। पहले 4 जो थे दैट वाज सर्टेनली बेस्ड ऑन लियो-शैटलियर प्रिंसिपल। तो बेटा ऐसे अप्लाई कर सकते हो लियो-शैटलियर प्रिंसिपल को, क्वेश्चन समझ सकते हो लियो-शैटलियर प्रिंसिपल के। ठीक, तो आज हमने किया लियो-शैटलियर प्रिंसिपल, अभी बंद नहीं करने का ना ही, ठीक, पहले सुन लेने का मेरी बात। ठीक, लियो-शैटलियर प्रिंसिपल फिनिश किया। कल शाम को करेंगे अपन लोग न्यूमेरिकल्स ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कल शाम का सिर्फ न्यूमेरिकल का पार्ट होगा। ठीक, जस्ट वन मोर थिंग,